अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दें कि विजिट वीज़ा हर कोई चाहता है कि हम विजिट वीज़ा पे जाएं। किन किन कंट्रीज़ का आसानी से मिल जाता है? विज़िट वीज़ा जो होता है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मोस्टली लोग जो हैं वो सेटलमेंट के हवाले से कनाडा, अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ का विज़िट करना चाह रहे होते हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा ईज़िली मिल जाता है अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके एम्बेसी तक वो पहुँचाते हैं तो। लाहौर में कई जगहों पे लोग बैठे हैं जो ये दावा करते हैं हम 3 दिन के अंदर आपको कनाडा का वीज़ा दे देंगे, और कई यहाँ तक दावा करते हैं 24 घंटे के अंदर आप सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट लेके आना, 2 तस्वीर लेके आनी है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा मुमकिन है कनाडा का वीज़ा? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं जो इस तरह के फ्रॉड एक्टिविटीज़ का शिकार हो चुके होते हैं। जैसे कि एम्बेसी का एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम फ्रेम है, उनकी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं जाके। एक बायोमेट्रिक होते हैं आपके, आपकी पूरी फ़ाइल, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, बायोमेट्रिक के बाद एम्बेसी रिस्पॉन्स करने में टाइम लेती है 30 टू 40 वर्किंग डेज़ का। तो ये बिल्कुल गलत है कि 24 घंटे में वीज़ा मिल जाएगा, 3 दिन में वीज़ा मिल जाएगा, हफ्ते में वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग हैं विजिट वीज़ा लगवा भी लेते हैं, सही लग जाता है उनका, और वो वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ फिर खरगोश बन जाते हैं। खरगोश टर्म। जी, जी। तो क्या उनको फिर वहाँ कोई इश्यूज होते हैं, वो बाद में उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं वीज़े को? देखिए, आप विज़िट पे गए हुए हैं, विज़िट पे रहते हुए अगर आप बोलें कि मैं वहाँ पे वर्क कर लूँ, मैं वहाँ पे पीआर ले लूँ, मुझे इमिग्रेशन मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप यहाँ से विज़िट पे गए हैं, तो विज़िट का एक प्रोसेस कंप्लीट करके आप वहाँ पे पहुँचे हैं। अगर आपने वहाँ पे वर्क वगैरह भी करना है, पीआर की तरफ भी जाना है, तो उनका एक प्रोसेस है जिससे गुज़र के आपको जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, तो वर्क के हवाले से पहले अपनी जॉब सर्च करें, रिक्रूटमेंट एजेंसी से आप हेल्प ले लें, किसी कंसल्टेंट या लॉयर से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इसको बिज़नेस के तौर पे करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर वीज़ा के लिए आप अपना पूरा प्रोसेस करेंगे। जब आप विज़िट से अदर कैटेगरीज़ में शिफ्ट होते हैं, उसके बाद ही आप पीआर वाले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अगर किसी को कनाडा का वीज़ा चाहिए, अब हम कंट्री वाइज चलते हैं, कनाडा का वीज़ा चाहिए, विजिट वीज़ा, जी। तो एक तो विजिट वीज़ा कितनी देर का होता है कनाडा का, वो कितनी देर का मिलता है? दूसरा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, और क्या क्या उसका प्रोसीजर है, वो काइंडली बताइए। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो कनाडा छोड़ के आप कोई भी अदर कंट्री भी डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, पिक्चर्स हैं आपकी 2 अदद। आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी तक इसका कनाडा का पहले वीज़ा मिल रहा था, लेकिन अभी उसकी वीज़ा की वैलिडिटी कम हो गई है। अब जितना आप प्लान दे रहे हैं उतना आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जॉब में है तो आपकी सैलरी स्लिप है, आपका सर्विस कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड है। बिज़नेस है तो आपका एनटीएन है, रिटर्न्स वगैरह हैं, बैंक स्टेटमेंट, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक, समझ लें कि एक रीड के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। विजिट वीज़े के लिए भी जी, बिल्कुल। विज़िट देखिए, विज़िट है, कितनी विज़िट चाहिए? का मतलब है घूमना-फिरना। हाँ। आप घूमने-फिरने जा रहे हैं, आपके पास, आपने अपना इतना बैंक बैलेंस शो करवाना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि वहाँ जाते हैं, आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम इसमें आपको बात करें सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए मिनिमम 1 मिलियन रिक्वायर्ड होता है। 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। बाकी आप उसको 15 करें, 20 करें, 50 कर लें, जितना मर्ज़ी आप उसको ज़्यादा कर लें, वो आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। फैमिली है तो कम से कम 2.0, 3.0 मिलियन तक लाज़मी होना चाहिए। तो ये कितनी देर में ये वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही अंदाज से पहुंचाए जाएं एम्बेसी के अंदर, तो कितनी देर में? और ये स्टिकर वीज़ा होता है या ई वीज़ा? इसका जो प्रोसेस टाइम होता है, मैंने आपको बताया कि एम्बेसी की तरफ से 45 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है, और इसका ये स्टिकर वीज़ा होता है। प्रोसेस सारा इसका ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चाहिए, आपके बायोमेट्रिक होने हैं सिर्फ जाके जारी में। उसके बाद एम्बेसी का टाइम है रिस्पॉन्स करने का। रिस्पॉन्स जो है वो आपको जैसे ही आता है, तो आपका वो वीज़ा स्टिकर होके ही आता है। एम्बेसी आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करेगी, अप्रूवल लेटर आएगा, उससे कंफर्म होगा कि आपका वीज़ा लग चुका हुआ है। फिर अपना पासपोर्ट आप जमा करवाएंगे एम्बेसी में, 3 से 4 दिन के बाद आपका वीज़ा स्टिकर होके आ जाएगा। तो इस वीज़ा को लगवाने के लिए कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट या कोई भी अदर पर्सन है, वो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकता है। पासपोर्ट सिर्फ एम्बेसी में ही होल्ड होता है। होल्ड होता है। अच्छा, विजिट वीज़ा की कनाडा की बात होगी, अब करते हैं यूके की बात। जी, बहुत जी। सारे लोग यूके भी जाना चाहते हैं और कहते हैं कि बहुत महंगा वीज़ा है।
उसका ये बता दें कि उस वीज़े के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, कितनी स्टेटमेंट चाहिए होती है, और डॉक्यूमेंट्स तो ये सेम ही है सब। देखिए, महंगा वीज़ा की आपने बात की है, महंगा सस्ता ये हमने खुद से ही बनाया हुआ है। अब जो वीज़ा फ़ीस है वो तो वही ही है। अब अच्छा। इसकी जो एम्बेसी की फ़ी है वो 110 पाउंड है, वो तो आपने पे करनी ही है। वो पाकिस्तान तकरीबन 50,000 के करीब बन जाएगा मैक्सिमम भी, अगर हम जाएँ तो। बस इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत महंगी कोई चीज़ है। 50,000 में वीज़ा मिल रहा है। 50,000 वीज़ा फ़ीस है। अच्छा। अब कंसल्टेंट एजेंट आपसे जितना मर्जी चार्जेस, आपने महंगे की बात की तो इसका मतलब है कंसल्टेंट या एजेंट आपसे 25-50 लाख तक डिमांड कर रहा है तो ही महंगा वीज़ा बना ना। वरना अगर कोई भी एजेंट आपसे सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा होगा, वो कितनी चार्ज कर लेगा? मैक्सिमम 1 लाख कर लेगा, 2 लाख कर लेगा, 3 लाख कर लेगा, इससे ज़्यादा एक्सीड करता ही नहीं है। तो वैसे टोटल कितनी अमाउंट में यूके का वीज़ा लग जाएगा? एम्बेसी फ़ी आपको मैंने बता दिया हुआ, इतनी एम्बेसी फ़ी है। बाकी आप खुद आगे से समझदार हैं। हर बंदा जिसने वीज़ा के लिए बाहर जाना होता है उसने वर्किंग की होती है कि मैंने अगर कोई भी अच्छा कंसल्टेंट या एजेंट देखना है तो वो मैक्सिमम मैं उसको कितना पे कर सकता हूँ। फ्रेश पासपोर्ट पे यूके या कनाडा का वीज़ा लग जाता है? कोई भी कंट्री है उसके लिए आपके पासपोर्ट फ्रेश हो या ट्रैवल हिस्ट्री हो, वो तब तक आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा जब तक आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। अब जैसे कि एम्बेसडर अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता है कि अगर आप टूर करने जा रहे हैं तो आप वापस आ जाएंगे, इसके लिए आपने अपना कोई सॉलिड प्लान देना है। अपना कवर लेटर, अपने डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ इस तरीके से आप उनको अरेंज करें, इस तरीके से रेडी करके एम्बेसी को प्रेजेंट करें जिससे आपको भी क्लियर हो सके कि मेरे इसमें कितने चांसेस हो सकते हैं वीज़ा लगने के लिए। और जहाँ तक यूके की बात है, यूके एक ऐसा कंट्री है जो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देता है, लेकिन उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होना चाहिए। इतनी? अच्छी होने से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 50 लाख की 1 करोड़ की स्टेटमेंट हो। अगर आप 10 लाख की भी स्टेटमेंट उसको दे रहे हैं, वो आपने इस तरीके से उसको प्रिपेयर किया हो कि आपकी इन आउट जो भी आपका क्रेडिट या डेबिट उसमें हुआ है वो आपका इस तरीके से हो कि आप एक एक अमाउंट का उसको प्रूफ दे सकें। अब जैसे कि एक क्लाइंट है, उसकी एक नॉर्मल रूटीन में बैंक स्टेटमेंट चलती आ रही है 10 लाख 20 लाख, मैक्सिमम उसमें 2 लाख आ गया, 3 लाख आ गया। इससे हट के एकदम से उसमें 50 लाख आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, 40 लाख आ जाएगा, तो वो उसकी नॉर्मल रूटीन से हट के एक उसमें इन आउट हुआ है। तो उसका आपने कोई एम्बेसी को एविडेंस देना है कि ये मेरी पेमेंट कहाँ से आई है, कहाँ पे गई है। बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट, पाकिस्तान में तो अक्सरियत की तादाद इतनी है कि जिनके रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़े। वो क्या वजह है? वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है? देखिए, वीज़ा मैंने आपको पहले बताया कि वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि वीज़ा की 100% गारंटी नहीं होती है। मैं क्या, कोई भी अदर पर्सन भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है वीज़ा की, क्योंकि वीज़ा देना होता है एम्बेसडर ने। आप पे ये डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी चीज़ों में कोई कमी ना छोड़ें, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं ये भी डॉक्यूमेंट दे देता, ये भी डॉक्यूमेंट दे देता। डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैंने आपको 4 से 5 बताए हैं, यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इनको आप अपलोड करके, हाँ, एम्बेसी को कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन पास ना करें। गलत इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि जैसे कि स्टेटमेंट है, मोस्टली लोग अपनी स्टेटमेंट फेंक देते हैं कि आपकी स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है जैसे कि 5 लाख 7 लाख, आप उसको शो करवा रहे हैं, फॉर्म में लिख रहे हैं 20 लाख 30 लाख, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा गलत इन्फॉर्मेशन ये कि आपने कभी किसी अदर कंट्री में अप्लाई किया है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, विजिट अप्लाई कर रहे हैं, साथ वर्क अप्लाई किया हुआ है, स्टूडेंट अप्लाई किया, उनमें रिफ्यूज़ल्स आ गए हैं लेकिन वो मेंशन नहीं कर रहे होते हैं, या आपके पुराने रिफ्यूज़ल्स होते हैं वो आप मेंशन नहीं कर रहे होते, ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो आप मेंशन नहीं कर रहे होते हैं। जब आप गलत इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को देते हैं, उसमें रिफ्यूज़ल के साथ साथ आप पे बैन भी लगता है।